हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल। ध्यान दीजिए, आज हम आप लोग को कक्षा 10 गणित जिसमें आपको 10 से 15 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे जो कि परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। इस बात को ध्यान दीजिए। यदि आप कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं या फिर 9, 10, 11, 12 में पढ़ते हैं, इस बात को ध्यान दीजिए। वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। और यदि आप बोर्ड परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी मददगार होगा। इस बात को ध्यान दीजिए। इस वीडियो में हम उसी प्रश्न को शामिल किए हैं जो कहीं न कहीं पिछले साल में पूछे गए प्रश्न हैं। और ध्यान दीजिए, हमारा मेन मकसद होता है कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, ना कि सवालों को रटना। तो इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चन दिए हैं, आप लोग कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। और कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद आप केवल इतना ही प्रश्न नहीं, बाकी और सारे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, लिखा गया है एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके आधार की लंबाई 14 सेंटीमीटर और तथा जो ऊंचाई है वह आपका है 7 सेंटीमीटर। जो ऊंचाई है वह आपका कितना है, 7 सेंटीमीटर, और जो आधार की लंबाई है वह आपका क्या है, 14 सेंटीमीटर। तो ध्यान दीजिए, आपने समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ा होगा। ये आपका क्या है, समकोण त्रिभुज। इसमें ध्यान दीजिए, समकोण त्रिभुज उसे कहते हैं 90 अंश के कोण को समकोण त्रिभुज कहते हैं। इस बात को ध्यान दीजिए। इसमें जो दोस्तों ये आपका निचला हिस्सा होता है, यही आपका क्या होता है, आधार, जिसे अंग्रेजी में बेस कहते हैं। और जो ऊपर वाला ये पोर्शन होता है इसे कहते हैं लंब, या फिर इसी को कहते हैं ऊंचाई। इस बात को ध्यान दीजिए, या इसको लंब कहते हैं, या फिर इसी को क्या कहते हैं, ऊंचाई। तो इस बात को ध्यान दीजिए। और अंग्रेजी में इसे कहते हैं परपेंडिकुलर। और दोस्तों यहाँ पर जो सबसे बड़ी भुजा होती है इसको कहते हैं कर्ड। कर्ड कहते हैं, अंग्रेजी में इसे कहते हैं हाइपोटेनस। तो इस बात को ध्यान दीजिए, समकोण त्रिभुज क्या होता है, जो पाइथागोरस नियमों को फॉलो करता है वही आपका समकोण त्रिभुज होता है। दैट मीन्स 90 अंश के कोण को क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। समकोण में जो निचला वाला हिस्सा होता है वो आपका आधार होता है, ये वाला पोर्शन ऊंचाई होता है जिसे लंब कहते हैं, और सबसे बड़ी भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। तो इस बात को ध्यान दीजिए। और जो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है दोस्तों, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये जो आपका फार्मूला होता है दोस्तों, ये फार्मूला होता है 1/2 बी गुणे एच। इसका मतलब होता है दोस्तों, बी मतलब बेस वही आधार, और एच मतलब ऊंचाई। तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई क्या होते हैं, समकोण त्रिभुज का ये आपका फार्मूला होता है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ आप लिखेंगे हल। यहाँ पर देखिए दिया क्या, आधार की लंबाई कितना दिया है, मतलब आधार की लंबाई बराबर दिया है आपका 14 सेंटीमीटर। तो आधार की लंबाई बराबर 14 सेंटीमीटर, और इसमें जो आपकी ऊंचाई दिया है वो ऊंचाई आपका दिया है 7 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना दिया है जी, ऊंचाई दिया है 7 सेंटीमीटर। आपसे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो देखिए, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ये फार्मूला होती है दोस्तों 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार गुणे ऊंचाई ये समकोण त्रिभुज का फार्मूला होता है। तो इस बात को आप लोग ध्यान दीजिए कि समकोण त्रिभुज का फार्मूला क्या होता है। तो समकोण त्रिभुज का फार्मूला होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो देखो 1/2 वैसे रहा, आधार का मान कितना है दोस्तों, आधार की लंबाई कितना है 14 सेंटीमीटर, और गुणे ऊंचाई कितना दिया है, ऊंचाई है आपका 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, 2 1 2, 7 दूना कितना हो जाएगा, 14, और यदि 7 में 7 का गुणा होगा तो कितना आएगा, 7 7 49। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपका क्या है, क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल हमेशा किस में होता है, क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है। तो आपका क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर। इस बात को ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पर बताने के लिए इतना ज़्यादा टाइम लगा रहा हूँ, लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है जी। और जब भी ये क्वेश्चन पूछेगा तो 1 नंबर का पूछेगा बहुविकल्पी में। इस बात को ध्यान दीजिए। वैसे भी देखिए, अगर जल्दी करना हो तब हमें पता है समकोण त्रिभुज का जो सूत्र होता है,
समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो ध्यान दीजिए 1/2 ऐसे रहा, आधार कितना है 14 सेंटीमीटर, गुणे ऊंचाई कितना 7 सेंटीमीटर, 2 1 का नम 2 और कितना हो जाएगा 7 दूना 14, 7 7 कितना हो जाएगा 49, और एरिया है तो एरिया क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही आपका इस प्रश्न का क्या हो जाएगा उत्तर। तो इस बात को ध्यान दीजिए, यहाँ पर यदि आपको फार्मूला पता है तो कुछ भी नहीं है जी, इस बात को ध्यान दीजिए। तो ध्यान दीजिए आज का जो हमारा अगला प्रश्न है, दैट मीन्स जो दूसरा प्रश्न है वो सबसे महत्वपूर्ण है, इस बात को ध्यान दीजिए। आज से लेके जितने भी पेपर हुए हैं इस बात को ध्यान दीजिए, जितने भी पेपर हुए हैं मैं मानता हूं कि इससे संबंधित प्रश्न आ ही जाता है। तो इस बात को ध्यान दीजिए, यह कॉन्सेप्ट आप सीखिए, हो सकता है का क्वेश्चन बनी जाए, इस बात को ध्यान दीजिए। यह क्वेश्चन नहीं बनेगा तो इसी पर आधारित कोई दूसरा बनेगा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इस बात को ध्यान दीजिए। तो इसमें कह रहा है निम्न में यक्स का मान ज्ञात कीजिए। दूसरा प्रश्न आपका कह रहा है कि निम्न में यक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, उससे पहले आप एक रूल सीखिए। वह रूल क्या है, जब कभी भी बीच में बराबर का चिन्ह हो, बीच में जब कभी भी बीच में बराबर का चिन्ह हो, बराबर का चिन्ह हो, तो वहां पर आपको क्या करना है तिर्यक गुणा, तुरंत आपका क्या करना वहां पर तिर्यक गुणा, इस बात को ध्यान दीजिए। जब कभी भी बीच में बराबर का साइन हो तो तिर्यक गुणा होता है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, यदि 20 के बटा में कुछ भी नहीं है तो एक तो मान सकते हैं, क्योंकि हमें पता है किसी भी संख्या के बटे में एक मानेंगे तो उसका मान क्या होगा वही रहेगा, इस बात को ध्यान दीजिए आप। तो यहाँ पर 20 है तो 20 के बटा एक मान सकते हैं, और जब कभी भी यदि बीच में बराबर का साइन हो तो वहां पर तिर्यक गुणा होगा। यहाँ पर देखिए बराबर का साइन है तो यहाँ पर तिर्यक गुणा होगा। तो जब गुणा होगा तो एक का किस में होगा, एक का आपका होगा, एक में यक्स स्क्वायर का होगा, तो वह क्या होगा यक्स स्क्वायर ही होगा। इस बात को ध्यान दीजिए, बराबर है बराबर लगाओ, अब 20 गुणे क्या हो जाएगा आपका 5, इस बात को ध्यान दीजिए। इतना समझ में आया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए एक में यक्स स्क्वायर का होगा वही रहेगा, बराबर 20 पंचे कितना हो जाएगा दोस्तों 20 पंचे हो जाएगा आपका 100। अब ध्यान दीजिए स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या बनेगा प्लस माइनस यहाँ पर लगेगा, और ये आपका क्या हो जाएगा अंडर रूट में 100, इस बात को ध्यान दीजिए। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए जो यक्स का मान होगा दोस्तों वह होगा प्लस माइनस 100 का वर्गमूल कितना होता है, 100 का वर्गमूल सभी को पता है 10 होता है, 100 का वर्गमूल कितना होता है 10। तो यह रहा आपके पहले प्रश्न का उत्तर। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर हम एक प्रश्न आप लोग को बता रहे हैं, तो जो प्रश्न हम बताए हैं जस्ट आप यही कॉन्सेप्ट सीख जाइए, बस इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित ये सवाल बनेगा और उसी पर ए बनेगा। तो इस बात को ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट एक ही है, और मैं हमेशा अपने ऑफलाइन क्लास में भी कहता हूं कि भैया आप क्वेश्चन को लगाने से बेहतर है, ज़्यादा क्वेश्चन लगाने से बेहतर है कि आप कॉन्सेप्ट को ज़्यादा सीखिए। अब यदि मैं मानता हूं कि आप एक कॉन्सेप्ट सीख गए और इसी पर आधारित लाखों क्वेश्चन लगा रहे हैं तो कोई मतलब निकलेगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा, मैथ कभी मजबूत नहीं हो पाएगा। आप एक कॉन्सेप्ट देखिए, 2-4 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, बस आगे बढ़िए, 2-4 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए आगे बढ़िए, अब अलग कॉन्सेप्ट सीखिए और तब क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। तो ध्यान दीजिए हमारा मेनली इस बात पर फोकस रहता है कि कॉन्सेप्ट को सीखा जाए, कॉन्सेप्ट को ज़्यादा सीखा जाए, क्योंकि नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट ही आपको सक्सेस दिला सकता है जीवन में, इस बात को ध्यान दीजिए। न कि केवल एक कॉन्सेप्ट सीखो उसी पर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करो, ये मैथ पढ़ने का कोई आर्डर ही नहीं है। मैथ पढ़ने का ये आर्डर भी होता है कि आप कॉन्सेप्ट सीखो, धड़ाधड़ उस पर प्रैक्टिस करो। तो अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिए यहाँ पर अगला आपका है जो यहाँ पर ये है, हम आपको बता दिए कि इसका जब सॉल्व करना होगा तो क्या करना होगा, जब कभी भी बीच में बराबर का साइन हो तो तिर्यक गुणा होगा। तो 1 का 9 में होगा, 1 का इसमें होगा, तो देखो गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 9 1 कन्नम 9, 9 1 कन्नम क्या हो जाएगा 9, बराबर क्या हो जाएगा आपका, यदि यक्स स्क्वायर प्लस 5 का गुणा 1 में होगा तो क्या रहेगा आपका ये वही रहेगा। इस बात को ध्यान दीजिए, जब कभी भी बीच में बराबर का साइन तो तिर्यक गुणा। नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार इधर देखिए, यक्स प्लस ए है बराबर वाई बाई बी है, तो यहाँ पर देखो तिर्यक गुणा होगा तो यक्स गुणे बी होगा बराबर क्या हो जाएगा ए गुणे वाई। तो यही मतलब है जी, इस बात को ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर 9 का गुणा 1 में होगा, इसका गुणा 1 में होगा, वही रहेगा। अब देखो 9 1 कन्नम गुणा 1 से करो, देखो यहाँ पर देखिए अब 9 1 कन्नम क्या हो जाएगा 9 बराबर क्या हो जाएगा यक्स स्क्वायर और प्लस कितना होगा 5। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर
इसे पहले लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5 को पहले लिखते हैं बराबर कितना हो गया 9। देखो यहाँ पर ध्यान दीजिए एक्स स्क्वायर और 9 वैसे रहा, 5 प्लस में उधर जाएगा माइनस में। ये बराबर का ये गणित का एक रूल होता है दोस्तों कि प्लस वाले चीजें हैं तो बराबर के उस साइड जब जाएगी तो क्या हो जाएगा, वहां पर माइनस हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, तो अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर और बराबर क्या हो जाएगा 4। आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, एक्स बराबर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 4। और हमें पता है कि इसका वर्गमूल क्या आएगा 2। 4 का वर्गमूल कितना होगा 2। तो यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा उत्तर। इस बात को ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो तीसरा सवाल है दोस्तों दे रहे हैं, इस बात को ध्यान दीजिए। जब कभी भी बीच में बराबर का साइन हो तिर्यक गुणा होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक का एक्स स्क्वायर प्लस 6 में होगा वही रहेगा। 10 एकन्नम क्या हो जाएगा 10। देखो एक्स स्क्वायर बराबर 10 वैसे रहा, 6 प्लस उधर गया माइनस। तो एक्स स्क्वायर बराबर 10 में 6 जाएगा, कितना बचेगा आपका 4। तो देखो एक्स बराबर ये प्लस माइनस एक किस में चला जाएगा करड़ी में, और एक्स बराबर ये प्लस माइनस 4 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों 2। तो यही आपके इस प्रश्न का क्या रहा सॉल्यूशन। तो इस बात को ध्यान दीजिए। मैं मानता हूं कि यदि आप कॉन्सेप्ट को सीख गए तो चौथा पांचवा और भी यदि क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पर बने तो आप लोग 100% लगा लेंगे। इस बात कह रहा है कि यदि एक गोले का व्यास d है, एक गोले का व्यास d है, या इसी क्वेश्चन को ऐसे कहेगा दोस्तों कि एक गोले का व्यास वही है जो होना चाहिए था। इस बात को ध्यान दीजिए। तो एक गोले का व्यास d है, स्मॉल d है, तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। तो इस बात को ध्यान दीजिए, गोले का आयतन पूछ रहा है और गोले के आयतन का फार्मूला भी हमें पता होना चाहिए जी। इस बात को ध्यान दीजिए, यदि आप मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं दैट मीन्स क्षेत्रमिति पढ़ रहे हैं, तो आपको सबसे पहला जो वर्क करना है वह फार्मूला याद करना है। इस बात को ध्यान दीजिए। मैं मानता हूं जिसको फार्मूला याद है इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, इस चैप्टर में इस सवाल में। तो ध्यान दीजिए, इसमें कह रहा है कि गोले का व्यास d है तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिए, गोले का आयतन क्या होती है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। ये गोले के आयतन का फार्मूला होता है। इस बात को ध्यान दीजिए। तो गोले के आयतन में 4/3 पाई ये तो कांस्टेंट टर्म है, इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं है। अच्छा जरूरत किसकी पड़ेगी, हमें यदि r पता चल जाए तो क्या होगा, यदि r पता चल जाए तो क्या होगा, गोले के आयतन निकल जाएगा, गोला का आयतन निकल जाएगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर हल लिखेंगे और इसमें दिया क्या है, आप ध्यान दीजिए, इसमें गोले का व्यास दिया है। तो गोले का व्यास दिया है, तो गोला का व्यास कितना दिया है आपका, दिया है d सेंटीमीटर, d सेमी या सेंटीमीटर। तो गोले के त्रिज्या क्या होगी, ध्यान दीजिए, कुछ टाइम के लिए आप गोले के व्यास को कैपिटल D मानो। तो कैपिटल D बराबर क्या है स्मॉल d, ये सेमी हो जाएगा। देखो दोस्तों व्यास क्या होती है, त्रिज्या क्या होती है, आप समझिए। ये आपका क्या है, ये सर्कल है, वृत्त है। इसके ये आपका क्या होगा केंद्र बिंदु, केंद्र बिंदु से परिधि तक की बीच की दूरी क्या होती है त्रिज्या। तो यहाँ भी क्या होगा त्रिज्या, और यह जो त्रिज्या होगा, दोनों त्रिज्या जो होगा, कहने का मतलब r प्लस r बराबर क्या होगा 2r। इसी को क्या कहते हैं दोस्तों व्यास। दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है, जो दूरी होती है, वही आपका क्या होता है व्यास। चाहे आप 2r कहो या फिर चाहे आप स्मॉल d कहो, यही होता है व्यास। तो इस बात को ध्यान दीजिए। समझ में आया ना मैं कहना क्या चाहता हूँ। ये मान लीजिए आपका सर्कल है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी यही आपकी क्या होगी व्यास, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी यही क्या होगी व्यास, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वही क्या होगी व्यास, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी वही होगी व्यास। लेकिन ध्यान दीजिए सेंटर पॉइंट है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वह आपकी त्रिज्या होगी, रेडियस होगी। ये क्या होगी त्रिज्या होगी, यह क्या होगी त्रिज्या होगी। और दो त्रिज्या के बराबर क्या होता है आपका, दो त्रिज्या के बराबर होता है d, दैट मीन्स व्यास डायमीटर। तो ध्यान दीजिए अब यहाँ पर देखिए d बराबर जो होता है वो d बराबर होता है आपका 2r। तो इसके जगह क्या हो जाएगा दोस्तों, इसके जगह आपका हो जाएगा 2r बराबर क्या हो जाएगा, बराबर आपका हो जाएगा d। इतना समझ में आया ना। अब ध्यान दीजिए यहाँ से हम r का मान निकालेंगे, तो r का मान कैसे निकलेगा, 2 गुणा में उधर जाएगा भाग में, तो r का मान ये आपका आ गया। अब पूछा क्या था आपसे पूछा था कि गोले का आयतन बताइए। तो गोले का आयतन क्या होती है दोस्तों, तो ध्यान दीजिए आता है
गोले गोले का आयतन। फार्मूला आप सभी को याद रहना चाहिए दोस्तों, इस बात को ध्यान दीजिए। यदि फार्मूला नहीं याद है तो आप भूल जाइए कि मैथ आप लोग सीख पाएंगे। फार्मूला आप लोग याद कर लीजिए। तो जो गोले का आयतन होता है वो फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इस बात को ध्यान दीजिए। और जब भी ऐसा प्रश्न बने दोस्तों तो मैं मानता हूं कि आप पाई का मान मत रखिए तो बेहतर होगा। इस बात को ध्यान दीजिए, आपको पाई का मान नहीं रखना है। और ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड परीक्षा में कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, स्पेशली 1 नंबर में। इस बात को ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर जो आपसे पूछा था गोले का आयतन, तो गोले का आयतन का फार्मूला होता है ये आपका 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 4/3 वैसे रहा, पाई भी वैसे रहा। अब यहाँ पर गुड़े आर का मान कितना होगा, आर का मान दिया है d/2 या फिर d/2। इसका क्या होगा, होल क्यूब। तो होल क्यूब आपका हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों 4/3 वैसे रहा, गुड़े पाई भी वैसे रहा। यहाँ गुड़ा कर लीजिए बेहतर होगा। गुड़े देखो d का क्यूब करेंगे तो क्या होगा, d का क्यूब होगा। और यहाँ पर जब हम 3 का क्यूब करेंगे तो 3 का क्यूब का मतलब होता है दोस्तों, सॉरी 2 का क्यूब। देखो जैसे यहाँ पर 2 का क्यूब है तो 2 का क्यूब क्या होगा, 2 × 2 × 2, मतलब 2 के पावर 3 है तो 2 का गुणा 3 बार करेंगे। तो जब 2 का गुणा 3 बार करेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना कितना हो जाएगा 8। तो मतलब नीचे कितना आएगा, नीचे आपका आ जाएगा 8। इस बात को ध्यान दीजिए। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 4 × 1 = 4 और 4 दूना कितना हो जाएगा 8। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा दोस्तों, देखो 3 दूना कितना हो जाएगा 6। कहने का मतलब पाई डी क्यूब अपान कितना हो जाएगा 6। अच्छा दोस्तों ये आपका आयतन है, तो आयतन हमेशा किस में होता है, आयतन हमेशा आपका किस में होता है, क्यूब में। तो इस बात को ध्यान दीजिए, आयतन हमेशा क्यूब में होता है। तो सेंटीमीटर क्यूब, यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा उत्तर। मतलब जो गोले का आयतन होगा वह आपका होगा पाई डी क्यूब 6 बटा पाई डी क्यूब बटा 6 सेमी क्यूब। इस यदि tan a बराबर करड़ी में 3 कामा tan b बराबर 1 बटा करड़ी में 3, तो tan a + b का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए दोस्तों ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो ये देखेंगे प्रश्न बहुत ही आसान है दोस्तों, इसमें कुछ भी नहीं है, बशर्ते आप लोग को सारणी याद रहना चाहिए। सारणी याद रहना चाहिए मतलब जो आपके बुक में प्रश्नावली 8.2 का टेबल है, जो सारणी है वो आपको याद रहना चाहिए। तो यह प्रश्न बहुत ही आसान है। ध्यान दीजिए इसका सलूशन क्या होगा, यहाँ पर दिया है, ध्यान दीजिए यहाँ पर लिखा गया है tan a बराबर करड़ी में 3। तो ध्यान दीजिए यहाँ से अब यदि आप देखेंगे a का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, tan a बराबर, ध्यान दीजिए यहाँ पर ये tan कितने का मान है दोस्तों, तो ये tan आपका 60 अंश का मान है। इस बात को ध्यान दीजिए, ये tan कितने का मान है, tan आपका 60 अंश का मान है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर इसके जगह क्या हो जाएगा, इसके जगह हो जाएगा tan 60 अंश। तो इस बात को ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंपेयर होगा तो a का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, a का मान आपका आ जाएगा 60 अंश। इस बात को ध्यान दीजिए, यहाँ से a का मान निकल गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए जो अगला है, यहाँ पर देखो लिखा गया है tan b, तो tan b बराबर 1 बटा करड़ी में 3। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए tan b बराबर, ये tan कितने अंश का मान है दोस्तों, तो ये आपका tan 30 अंश का मान है। तो इसके जगह क्या हो जाएगा tan 30 अंश। ध्यान दीजिए इसके जगह हम लिख सकते हैं tan 30 अंश, क्योंकि ये जो करड़ी में 1/3 है दोस्तों, ये tan 30 अंश का मान है। ये जो करड़ी में 3 है ये tan 60 अंश का मान है। तो इसके जगह पे यह हम लिख सकते हैं, बाकी वाला पोर्शन आपका वैसे रहा, ये वैसे रहा, इसके जगह हम tan 30 अंश लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पर a और b का मान निकालना है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए जब हम कंपेयर करेंगे तो b का मान कितना आएगा, तो b का मान आएगा b बराबर कितना आ जाएगा 30 डिग्री। इस बात को ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ पर tan से tan कटेगा नहीं जी, कैंसिल नहीं होगा, वहां पर कैंसिल नहीं होगा, वो कंपेयर किया जाएगा, कोण से कंपेयर किया जाएगा। इस बात को ध्यान दीजिए। अब आपसे पूछा क्या है, तो पूछ रहा है कि आपको ज्ञात करना है tan a + b,
तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या होगा, tan वैसे रहा, ए का मान कितना है दोस्तों, ए का मान है आपका 60 अंश और प्लस बी का मान कितना है 30 अंश। तो ये सब जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना होगा tan, ये tan आपका हो जाएगा 90 डिग्री मतलब 90 अंश। और हमें पता है कि tan 90 अंश का मान क्या होती है दोस्तों, तो tan 90 अंश का मान क्या होता है आपका अपरिभाषित होता है। इस बात को ध्यान दीजिए, tan 90 अंश का मान क्या होता है, तो tan 90 अंश का मान अपरिभाषित होता है, इस बात को ध्यान दीजिए। अच्छा कैसे होता है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिए tan 90 अंश है, तो tan 90 अंश को हम तोड़ सकते हैं sin 90 अंश अपान cos 90 अंश। हमें पता है sin 90 अंश का मान 1 होता है बट cos 90 अंश का मान 0 होता है। तो किसी भी संख्या का अपान में 0 रहेगा तो क्या बन जाएगा, अनंत बन जाएगा। इस बात को ध्यान दीजिए, अनंत कहे या फिर अपरिभाषित कहे, इस बात को आप लोग ध्यान दीजिए। तो यही आपका क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर, जो कि आप देख सकते हैं इस प्रश्न में कुछ भी नहीं था, बहुत ही आसान है। 2, 3, 6 और 5 एवं यक्ष का समांतर माध्य यक्ष है, तो यक्ष का मान ज्ञात कीजिए। आप देख सकते हैं दोस्तों ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप समझिए कि समांतर माध्य होता क्या है। एक अलग से मैं वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें हम आपको समांतर माध्य, माध्यिक का बहुलक बताएंगे और उसमें संबंध बताएंगे, इस बात को ध्यान दीजिए। लेकिन इस वीडियो में हम आप लोग को ये भी बता दे रहे हैं कि समांतर माध्य कैसे निकाला जाएगा। तो ध्यान दीजिए, समांतर माध्य कहे या फिर माध्य, इसका फार्मूला क्या होता है दोस्तों, इसका फार्मूला होता है कुल पदों का योग, कुल पदों का योग और बटे कुल पदों की संख्या, बटे कुल पदों की संख्या। इस बात को ध्यान दीजिए, कहने का मतलब कितना पद है उसको आप जोड़िए और वह कितना पद है उतने से ही भाग दे दीजिए। अभी नहीं समझ में आएगा, एक एग्जांपल देखिए। जैसे दोस्तों आपको कह देगा कि 2, कह देगा कि 2, 3, 5, 4 का समांतर माध्य बताइए। जैसे आप एग्जांपल एक मान लीजिए, किसी का समांतर माध्य में बताना हो तो क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले इनको जोड़ना है, माध्य बराबर, सबसे पहले इनको जोड़ना है मतलब 2 + 3 + 4 और प्लस क्या होगा 5 और भाग दे देना है किससे, कितना आंकड़ा है ये 1, 2, 3, 4, तो क्या करना 4 से भाग दे देना है। ऊपर आप जोड़िए 3, 2, 5, 5, 4, 9, 9, 5, 14 और 14 बटा क्या हो जाएगा आपका 4, तो इसका आंसर क्या आएगा 7/2। तो यही दोस्तों क्या होगा आपका माध्य या फिर इसी को कहेंगे 3.5। इस बात को ध्यान दीजिए, यही आपका क्या हो जाएगा माध्य। इस बात को ध्यान दीजिए, माध्य निकालने का यही फार्मूला आपका है, इस बात को ध्यान दीजिए। तो कैसे निकलेगा माध्य, माध्य बराबर होता है कुल पदों की योग बटे कुल पदों की संख्या। यहाँ पर एग्जाम्पल दे दिए, सबसे पहले इनको जोड़ना है, फिर भाग देना है, कितना आंकड़ा है 4 आंकड़ा था तो 4 से हम भाग दे दीजिए। तो आप ध्यान दीजिए, यह क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण है, आप इसे समझिए। यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको आंकड़ा दिया है, तो आंकड़ा क्या दिया है आपका, इसमें आंकड़ा दिया है 2, 3, 6, 5 और क्या दिया है यक्स, ये आंकड़ा दिया है। और इसमें माध्य आपको कितना दिया है, माध्य बराबर क्या दिया है, वो खुद कह रहा है कि माध्य बराबर क्या है यक्स है। यहाँ पर देखो माध्य बराबर यक्स दिया है, इस बात को ध्यान दीजिए। डियर स्टूडेंट, ऐसा क्वेश्चन न केवल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है बल्कि रेलवे और एसएससी जैसे पेपरों में भी एक प्रश्न पूछा जाता है, इस बात को ध्यान दीजिए। तो अब आपको करना क्या है, माध्य बराबर फार्मूला लगाना है कि माध्य बराबर क्या होता है, तो माध्य बराबर होता है कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या, ये आपका माध्य का फार्मूला होता है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, माध्य कितना दिया है, माध्य यक्स दिया है, तो यक्स बराबर कुल पदों की योग मतलब 2 + 3 कुल पदों को जोड़ना है, 6 + 5 आगे पीछे जोड़ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, प्लस यक्स अपान क्या होगा दोस्तों, अपान देखो आंकड़ा कितना है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 आंकड़ा है, तो आपको क्या कर देना है 5 से भाग दे देना है, इस बात को ध्यान दीजिए। सबसे पहले क्या करना है,
सभी आंकड़ों को जोड़ना है ऊपर, फिर भाग देना है वह कितना आंकड़ा है। तो ये आपका हो गया, और माध्य कितना दिया था, यक्स दिया था, तो हो गया, और यक्स का मान ही पूछा है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यदि इसके बटा कुछ नहीं है दोस्तों तो एक होता है, किसी भी संख्या बटे कुछ नहीं तो एक होता है, इस बात को ध्यान दीजिए। जब कभी भी बीच में बराबर का साइन हो, जब कभी भी बीच में बराबर का साइन हो दोस्तों, तो वहां पर तिर्यक गुणा होता है। तो एक में इतने का होगा, 5 में यक्स का होगा, तो कितना हो जाएगा, 5x बराबर कितना हो जाएगा, एक में इतने का होगा, तो वही रहेगा। इस बात को ध्यान दीजिए आप लोग। अब यहां पर ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट, ये 5x वैसे रहा, ये 5x वैसे रहा, 1x प्लस में इधर आएगा माइनस में, बराबर। आप ध्यान दीजिए, इनको जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 3 2 5 और 5 6 5 11, 11 5 कितना हो जाएगा, 16। 3 2 5 6 5 11 5 16। तो ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 5x में से 1x जाएगा तो कितना बचेगा, 4x बराबर 16। अब देखो यहाँ पर 4 गुणा में, तो उधर जाएगा भाग में, इधर जाएगा क्या हो जाएगा, भाग में। तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा, 4 एक कन्नम 4, 4 चौक 16। तो यक्स का मान कितना आएगा, 4। यही आपसे पूछा था कि यक्स का मान क्या होगा, यक्स का मान क्या होगा, तो यक्स का मान आपका कितना आ जाएगा, 4। इस कॉन्सेप्ट को आप सीख लीजिए, इसी पर आधारित मैं अगला प्रश्न आपको दे रहा हूं। आप सबसे पहले कॉन्सेप्ट को सीखिए। तो ध्यान दीजिए, आज का हमारा अगला प्रश्न है, इसी कॉन्सेप्ट पर है, जस्ट जो पहले आपने सीखा। तो कह रहा है कि यदि 27 23 यक्स माइनस 4 यक्स प्लस 4 15 3 और 7 का माध्य, माध्य कहे या फिर समांतर माध्य कहे, बात एक ही है, माध्य 15 हो तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो डियर स्टूडेंट, समांतर माध्य फार्मूला क्या होती है, सभी को पता है फार्मूला, इस बात को ध्यान दीजिए। माध्य बराबर क्या होती है, तो माध्य बराबर आपका होता है कुल पदों का योग, मतलब जितना पद है उनको जोड़ना है, तो जोड़ना है। तो 27 प्लस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा 23 प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये एक ही पद है, इस बात को ध्यान दीजिए, ये एक ही पद है, मतलब ये एक पद, यही एक पद, ऐसा नहीं कि यक्स माइनस 4 है और यक्स प्लस 4 है तो ये एक पद दो पद, ऐसा नहीं है, एक ही पद है, इस बात को ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यक्स माइनस 4 और क्या हो जाएगा, प्लस यक्स प्लस 4 हो जाएगा, प्लस आपका 15 हो जाएगा, और प्लस 3 हो गया, और प्लस आपका कितना हो जाएगा, 7। इस बात को ध्यान दीजिए। अपान में क्या होगा दोस्तों, तो अपान में यहाँ पर होगा आपका, ध्यान दीजिए कितना आंकड़ा है, कितना आंकड़ा है इसी को अपान में रखना है, इस बात को ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर आंकड़ा गिनिए, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, कुल आंकड़ा कितना है दोस्तों, तो कुल आंकड़ा आपका 7 है, तो 7 से डिवाइड कर दीजिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, माध्य कितना दिया है, तो यहाँ पर माध्य दिया है 15, तो इसके जगह कितना हो जाएगा, 15। तो 15 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 15 बराबर क्या हो जाएगा, 15 बराबर हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप इन सबको जोड़िए, तो देखिए यहाँ पर -4 और +4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अब 1x और 1x जुड़ के कितना हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 1x जुड़ के कितना हो जाएगा, 2x, 1x जुड़ के कितना हो जाएगा, 2x, और प्लस, अब देखो 27 23 कितना होगा दोस्तों, 27 23 आपका होगा 50, और 50 में यदि 15 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 50 में यदि 15 जुड़ेगा तो आपका हो जाएगा 65, 65 3 कितना होगा दोस्तों, तो 65 3 आपका कितना हो जाएगा, 65 3 हो जाएगा 68, और 68 और 7 कितना हो जाएगा, तो 68 7 आपका हो जाएगा 75, और अपान में कितना होगा, अपान में हो जाएगा दोस्तों ये आपका 7। अब ध्यान दीजिए, यदि इसके बटा में कुछ नहीं तो एक होता है, और जब कभी भी बीच में बराबर का साइन हो तो वहां पर तिर्यक गुणा होगा, मतलब अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 7 का गुणा 15 में होगा, तो 15 गुणे कितना हो जाएगा, 7 बराबर आपका हो जाएगा, एक में यदि इतने का गुणा होगा तो उतना ही रहेगा, इस बात को ध्यान दीजिए। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, 15 सत्ते कितना हो जाएगा, 15 सत्ते आपका हो जाएगा 105, 15 सत्ते 105 हो जाएगा, बराबर आपका हो जाएगा 2x प्लस कितना हो जाएगा
75। अब देखो 75 प्लस में इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस में, तो -75 बराबर कितना होगा आपका 2x। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 2x बराबर 105 में दोस्तों यदि 75 जाएगा तो 30 आएगा। घटाना तो आप लोग को आता ही होगा। 175 में जब 105 में 75 जाएगा तो कितना आएगा 30 आएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए x का मान कितना आएगा दोस्तों, ये 30 रहा, ये गुणा में उधर जाएगा भाग में, तो x का मान कितना आएगा 15 आएगा। इस बात को ध्यान दीजिए, तो x का मान कितना आएगा 15। यही आपके प्रश्न का उत्तर रहा। ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन को आप मत सीखिए, आप कॉन्सेप्ट को सीखिए कैसे जाता है। बाकी इस पर आधारित बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। इस बात को ध्यान दीजिए, आप लोग केवल कॉन्सेप्ट सीखिए कि हाँ इसे लगाया कैसे जाता है, इस बात को ध्यान दीजिए। तो एक बार फिर से देखिए, यहाँ पर ये सब दिया था आपको, और आपका ये सब दिया था। समांतर माध्य का फार्मूला होता है माध्य बराबर, सबसे पहले सभी आंकड़ों को जोड़ना है, फिर भाग देना है कितना आंकड़ा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 आंकड़ा है, 7 से भाग दे दिए। आगे माध्य 15 दिया है तो इसके जगह 15 हो गया। इसको जोड़ने पर 2x, देखो -4 + 4 कैंसिल हो जाएगा, 1x जुड़ के 2x, और प्लस क्या हो जाएगा आपका, इसे जोड़ने पर क्या हो जाएगा 75। ध्यान दीजिए अचर और चर अलग अलग जोड़ा जाएगा। जैसे आप यहाँ पर ध्यान दीजिए 1x और +x जुड़ के 2x होगा, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए 3 + x जुड़ के कभी भी 3x नहीं होगा, कभी भी 3x नहीं होगा। इस बात को ध्यान दीजिए, इस प्रश्न का उत्तर यही होगा। ये 3x तब होगा जब 3 × x होगा, तब जाके क्या हो जाएगा आपका 3x होगा। इस बात को ध्यान दीजिए दोस्तों। कहने का मतलब हम कहना क्या चाहते हैं, यदि a + b है तो ये कभी भी ab नहीं बनेगा, ये हमेशा a + b ही रहेगा। ab कब होगा, जब a × b हो तो क्या होगा ab आपका हो जाएगा। इस बात को ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर 2x + 75 कभी भी नहीं जुड़ेगा, ये ऐसे ही रहेगा। जब कभी भी बीच में बराबर का साइन हो, तिर्यक गुणा होता है, तो 15 × 7 = 105, 1 में गुणा होगा वही 75 प्लस में इधर आएगा माइनस में, 2 गुणा उधर जाएगा भाग में। आई थिंक ये सब रूल आप लोग को आता होगा। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो ध्यान दीजिए आज का हमारा अगला प्रश्न है समीकरण से संबंधित है, जिसमें x और y का मान पूछा जा रहा है। तो यह प्रश्न आपका क्या है दोस्तों, 7वां प्रश्न है। इस बात को ध्यान दीजिए। तो इसमें कह रहा है कि समीकरण x - y = 2, x + y = 2 में x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें x और y का मान निकालना है, और बहुत ही आसान प्रश्न है, इस बात को ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर x - y बराबर कितना दिया है दोस्तों 2, x + y बराबर कितना दिया है 2। डियर स्टूडेंट, आप इसे समीकरण 1 मान लीजिए, इसे समीकरण 2 मान लीजिए। तो ध्यान दीजिए यह आपका समीकरण फर्स्ट और सेकंड है, जिसमें आप ध्यान दीजिए समीकरण को सॉल्व कैसे किया जाता है। जब इनके मध्य मतलब यहाँ पर जब इनके मध्य चिन्ह समान हो, जब चिन्ह समान हो तो समीकरण आपका क्या होगा, वहां पर समीकरण घटेगा। जब चिन्ह समान तो समीकरण वहां पर क्या होगा दोस्तों, समीकरण आपका घटेगा। इस बात को ध्यान दीजिए, मतलब एक समीकरण में से दूसरे वाले को घटाया जाएगा। कब, जब उनके मध्य चिन्ह समान हो तब, और जब चिन्ह असमान हो, जब चिन्ह असमान हो तब वहां पर क्या होगा, समीकरण जुड़ेगा। इस बात को ध्यान दीजिए, और ये बेहद महत्वपूर्ण तरीका है जी। कई बार होता क्या है, स्टूडेंट क्लियर नहीं कर पाता कि कब जोड़ें कब घटाएं। तो ध्यान दीजिए जब चिन्ह समान हो तो समीकरण घटेगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए घटेगा, और जब चिन्ह असमान हो तो समीकरण जुड़ेगा। तो इनके मध्य आप देखिए यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस, तो चिन्ह असमान है। अरे मतलब प्लस माइनस क्या है, असमान है ना। समान तब होगा जब आपका प्लस प्लस होगा, या फिर माइनस माइनस। असमान कब होगा, प्लस माइनस या फिर माइनस प्लस। ये असमान है, ये भी असमान है, ये भी असमान है ना, इस बात को ध्यान दीजिए। और यह आपका समान है, ये भी समान है। तो जब समान हो तो वहां पर क्या होगा, घटेगा, घटेगा मतलब समीकरण घटेगा। असमान हो तो क्या होगा, वहां पर जुड़ेगा, मतलब एक में से दूसरे वाले को जोड़ेंगे। इस बात को ध्यान दीजिए।
ये बेहद महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, तरीका है, इस बात को ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर और ध्यान दीजिए, इसमें एक बात और भी समझना है कि गुणांक भी बराबर होना चाहिए, मतलब x और y का गुणांक बराबर होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ी हो सकती है। तो कुछ नहीं, अब आपको करना क्या है, यहाँ पर गुणांक बराबर है तो समीकरण एक और प्लस आपका समीकरण 2, समीकरण 2 से, इस बात को ध्यान दीजिए। तो जब जोड़ेंगे दोस्तों तो जोड़ने का रूल देखिए, x माइनस वाई बराबर 2 और x प्लस वाई बराबर 2। जोड़ने का रूल दोस्तों ऐसे पाही खींच देते हैं और जोड़ने के रूल में कुछ भी नहीं करते, इस बात को ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर प्लस माइनस वाई क्या हो जाएगा, कैंसिल, एक एक्स जुड़ के 2x बराबर 2 में 2 जुड़ेगा, कितना हो जाएगा दोस्तों 4। तो x बराबर कितना हो जाएगा 4, 2 गुणा में इधर आएगा भाग में, तो x का मान कितना आ गया दोस्तों, x का मान आ गया 2। अब y का मान पूछ रहा है कि y का मान क्या होगा, तो ध्यान दीजिए आप किसी भी समीकरण में जहां x है वहां 2 रख दीजिए, y का मान तुरंत पता चल जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम समीकरण 1 ले रहे हैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से या फिर समीकरण 2 ले रहे हैं, चलो ठीक है समीकरण 2 ले रहे हैं। समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है दोस्तों, आपका है x प्लस वाई बराबर 2। x का मान कितना है, x का मान 2 रखना है, तो 2 प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 2। तो ध्यान दीजिए y बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 प्लस में उधर जाएगा, ये 2 ऐसे रहा, 2 प्लस में उधर जाएगा माइनस में, और जब 2 में 2 जाएगा तो आंसर कितना आएगा दोस्तों, आंसर आपका आ जाएगा 0। तो इस बात को ध्यान दीजिए, x का मान कितना आएगा, कहने का मतलब x कामा वाई क्या हो जाएगा आपका, x का मान 2 कामा y का मान 0, यही आपका क्या हो जाएगा x और y का मान हो जाएगा, इस बात को ध्यान दीजिए। ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, इस क्वेश्चन को हम ये प्रायोरिटी नहीं देंगे कि काफी महत्वपूर्ण है, बल्कि ये कहेंगे कि यह तरीका, यह कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आधारित आगे बहुत क्वेश्चन लग सकता है, न कि यह क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। यह क्वेश्चन कई बार बोर्ड परीक्षा में 1 नंबर में पूछा गया है, लेकिन इसकी क्या गारंटी नहीं कि इस बार ही पूछा जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस आप कॉन्सेप्ट को ज्यादा प्रायोरिटी दीजिए। यदि अल्फा प्लस बीटा बराबर 24 कामा अल्फा माइनस बीटा बराबर 8 हो तो वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल अल्फा कामा बीटा है। तो इस बात को ध्यान दीजिए, द्विघात समीकरण निर्माण का जो फार्मूला होता है दोस्तों, वो आपका होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल 0। जहां पर अल्फा प्लस बीटा क्या है, मूलों का योगफल, अल्फा इंटू बीटा क्या है, मूलों का गुणनफल। तो इस बात को ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जस्ट अभी इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित अगला सवाल बताया था कि यहाँ पर समीकरण बन रहा है, तो कुछ नहीं, सबसे पहले यहाँ से क्या निकालना है आपको, अल्फा और बीटा का मान निकालना है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है आपका 24, ये समीकरण आपका पहला हो गया, और अल्फा माइनस बीटा बराबर कितना है 8, ये समीकरण आपका दूसरा हो गया। यहाँ पर देखिए चिन्ह क्या है, असमान है दोस्तों, तो जब चिन्ह असमान हो तो समीकरण जुड़ता है, जस्ट इसके पहले जस्ट बता दिए। तो क्या हो जाएगा आपका समीकरण, यहाँ पर समीकरण 1 और प्लस क्या हो जाएगा समीकरण 2 से, इस बात को ध्यान दीजिए। जब चिन्ह असमान होता है समीकरण जुड़ता है, तो जुड़ता है तो जुड़ने का कंडीशन आप सभी को पता है, यहाँ पर 24 होगा और ये आपका क्या हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा बराबर कितना होगा 8। तो आप ध्यान दीजिए, जब जुड़ेगा तो बस ऐसे ए प्लस माइनस अल्फा बीटा कैंसिल हो जाएगा, एक अल्फा जुड़ के कितना हो जाएगा 2 अल्फा बराबर 8 में 24 जुड़ेगा तो कितना आएगा आपका 32 आ जाएगा। अब जब अल्फा का मान निकालेंगे दोस्तों, इसे आप अल्फा समझिएगा, जब अल्फा का मान निकालेंगे तो अल्फा का मान कितना होगा दोस्तों, 2 गुणा में उधर जाएगा भाग में, तो 16 दूना कितना हो जाएगा 32, ए अल्फा का मान निकल गया। ध्यान दीजिए बीटा का मान, चलिए इसे हम सिस्टमेटिक ढंग से कर दे रहे हैं, नहीं तो कई लोग को समझ में नहीं आएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर अल्फा बराबर 32 और ये 2 गुणा में इधर आएगा भाग में, तो अल्फा का मान कितना आएगा 16। अब यहाँ पर अल्फा का मान जब निकल गया दोस्तों, तो बीटा का मान कैसे निकलेगा, तो अल्फा का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए तो वहां से बीटा का मान निकल जाएगा। तो ध्यान दीजिए, हम
समीकरण 1 में अल्फा का मान रख रहे हैं, तो समीकरण 1 से समीकरण 1 में अल्फा का मान रखने पर समीकरण एक आपका है अल्फा प्लस बीटा बराबर 24। ध्यान दीजिए यहाँ अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान 16 है, तो अल्फा के जगह पे 16 रखेंगे प्लस बीटा इक्वल कितना हो जाएगा आपका 24। 16 प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो देखो 24 और माइनस ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 16 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा। तो बीटा का मान कितना आएगा, बीटा का मान आपका आएगा इसमें जब 24 में 16 जाएगा तो कितना बचेगा, बीटा का मान आपका 8 आएगा। इस बात को ध्यान दीजिए। तो अल्फा का मान 16 आ गया और बीटा का मान कितना आ गया, बीटा का मान आपका आ गया 8 है। इस बात को ध्यान दीजिए। अब देखो दोस्तों, ये तो आपका अल्फा और बीटा का मान आया। अभी आपको समीकरण निर्माण करना है। तो समीकरण निर्माण तब होगा दोस्तों जब हमें अल्फा प्लस बीटा पता हो और अल्फा इंटू बीटा पता हो, तो समीकरण निर्माण हो जाएगा। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकालो। तो देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा बराबर इन दोनों को जोड़ो। तो इन दोनों को जोड़िए, देखिए कितना होगा 16 और प्लस 8 कितना हो जाएगा 24, कितना हो जाएगा 24 आ रहा है। अब अल्फा इंटू बीटा निकालो। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, मतलब गुणा। तो कितना हो जाएगा, 16 में 8 का गुणा होगा। तो 16 में जब 8 का गुणा होगा दोस्तों तो कितना आएगा, तो ये सब आप लोग को गुणा आना चाहिए, इस बात को ध्यान दीजिए। गुणा नहीं आता है तो कहीं न कहीं प्रॉब्लम है, इस बात को ध्यान दीजिए। तो 16 अट्ठे कितना होता है, आई थिंक 16 अट्ठे 128 होता है, इस बात को ध्यान दीजिए। 16 पच्चे 80, 16 चक्का 96, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128, तो 128 होता है, इस बात को ध्यान दीजिए। तो इसके जगह कितना हो जाएगा दोस्तों 128। तो आप देखिए यहाँ पर समीकरण निर्माण का जो फार्मूला होता है, ये आपका फार्मूला होता है। बस कुछ नहीं करना है दोस्तों, इसके जगह पे अल्फा और प्लस बीटा के जगह 24 रख देना है, अल्फा इंटू बीटा की जगह पे 128 रख देना है। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है दोस्तों, तो अल्फा प्लस बीटा का मान 24 है, गुणे आपका यक्स है तो गुणे यक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 128 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 0। तो आप देखो फाइनली इसका आंसर क्या होगा, तो फाइनली आपका आंसर हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस 24 में यक्स का गुणा होगा 24x प्लस कितना हो जाएगा 128 बराबर कितना हो जाएगा 0। यही आपका द्विघात समीकरण निर्माण हो गया, जो कि आपसे यही पूछा था कि द्विघात समीकरण निर्माण कीजिए। यह क्वेश्चन दोस्तों परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसको आप स्टार लगाइए, इस बात को ध्यान दीजिए। प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर, जितना भी हम प्रश्न बता रहे हैं दोस्तों ये सब किसी न किसी सेट में पूछा गया प्रश्न है, कहीं फालतू से प्रश्न नहीं करवा रहे हैं, एनसीईआरटी बेस्ड पर ही करा रहे हैं। और जितना भी प्रश्न दे रहे हैं कहीं न कहीं ये बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, इस बात को ध्यान दीजिए। यदि एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल 63 पाई सेमी स्क्वायर है, कामा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो, तो आयतन बताइए। तो ध्यान दीजिए, बेलन का जो आधार का क्षेत्रफल है वो आपको 63 पाई सेमी स्क्वायर दिया है और ऊंचाई 10 सेमी दिया है। आपसे बेलन का आयतन पूछ रहा है, इस बात को ध्यान दीजिए। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, बेलन आप लोग बेलन से परिचित होंगे। ये आपका क्या है, यही आपका क्या है बेलन। तो बेलन के जो निचला हिस्सा होता है दोस्तों, ये आपका क्या होता है, एक वृत्त होता है। बेलन का जो निचला हिस्सा दैट मीन्स जो आधार होता है वो आपका क्या होता है, एक वृत्त होता है। तो यहां पर कह रहा है एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल, आधार मतलब बेलन के निचला हिस्सा वाला एक क्या होता है, वृत्त होता है, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल दिया है और ऊंचाई भी दिया है। तो यहां पर ध्यान दीजिए, आधार का क्षेत्रफल दिया है आपका कितना, तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल। जिस तरह से मैं सिस्टमेटिक ढंग से लिख रहा हूं दोस्तों, ऐसे यदि आप लोग लिखते हो तो बोर्ड एग्जाम में अच्छा खासा नंबर आ जाएगा, इस बात को ध्यान दीजिए।
तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल कितना दिया है? आधार का क्षेत्रफल दिया है, आधार का क्षेत्रफल बराबर दिया है 63 पाई सेमी स्क्वायर। और हमें पता है कि बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, मतलब ऐसे समझिए कि वो क्या होता है, एक वृत्त होता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, 63 पाई नहीं होगा, यहाँ पर दोस्तों ये 64 पाई होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये 64 पाई होगा, इस बात को ध्यान दीजिए। यहाँ पर क्या होगा, ये 64 पाई होगा, इस बात को ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर ये 64 पाई होगा, इस बात को ध्यान दीजिए। तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल कितना है? 64 पाई है। सेमी स्क्वायर आप लिख भी सकते हैं और नहीं भी तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो दोस्तों, पाई से पाई क्या हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया। आर बराबर आपका ये कितना है? 64। और आर का जब मान निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका ये करड़ी में चला जाएगा। और आर का मान कितना हो जाएगा, तो इसका वर्गमूल 8। कहने का मतलब आर का मान पता चल गया। और यच भी कितना है? यच आपका है 10। ये आपका आर का मान 8 सेंटीमीटर, और यहाँ पर जो ऊंचाई है वो आपका कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। आपसे पूछा क्या है? बेलन का आयतन। अतः बेलन का आयतन, अतः बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन क्या होती है दोस्तों? बेलन के आयतन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई तो वैसे रहने दीजिए, आर स्क्वायर मतलब दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए 8 गुणे 8, क्योंकि आर का मान 8 है, स्क्वायर है मतलब 2 बार, गुणे कितना हो जाएगा आपका ये 10। ऊंचाई कितना है? 10। आप ध्यान दीजिए 8 8 64, 64 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? 640। ये आपका पाई वैसे रहा दोस्तों। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए ये क्या है, इस बात को ध्यान दीजिए आप, ये पाई। अब यहाँ पर क्या दे पूछ रहा है आपसे? आयतन। तो आयतन हमेशा किस में होता है दोस्तों? आयतन हमेशा क्यूब में होता है। तो क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब। यही आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा? उत्तर। ध्यान दीजिए, सेंटीमीटर क्यूब कहे या फिर घन सेमी कहे, ये बात एक ही है, इस बात को ध्यान दीजिए। अगर कहीं लिखा है सेमी स्क्वायर, सेमी स्क्वायर कहे या फिर वर्ग सेमी कहे, इसका मतलब एक ही होता है। इसमें आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है, इस बात को ध्यान दीजिए दोस्तों। यहाँ पर जो आपका परिमाप होगा, परिमाप होगा, तो परिमाप हुआ या आपका परिधि हुआ, इस बात को ध्यान दीजिए। ये हमेशा किस में होगा? या तो सेमी में होगा, या तो मीटर में होगा, या तो किमी में होगा, इस बात को ध्यान दीजिए। जो आपका क्षेत्रफल होगा या तो सेमी स्क्वायर में होगा, या तो एम स्क्वायर में होगा मतलब मीटर स्क्वायर, या फिर किलोमीटर स्क्वायर। बाकी जो आपका आयतन होगा, इस बात को ध्यान दीजिए, जो आयतन होगा वो हमेशा सेमी क्यूब में होगा, या फिर एम क्यूब में होगा, या फिर केमी क्यूब में होगा, इस बात को ध्यान दीजिए। और आंसर निकालते वक्त आप लोग क्यूब हुआ, स्क्वायर हुआ, ये सब लिखना मत भूलिएगा, नहीं तो नंबर कट जाएगा, इस बात को ध्यान दीजिए। तो साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। आपसे इसमें थीटा का मान पूछा जा रहा है और यह प्रश्न बहुत ही सरल है, इस बात को ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, साइन थीटा बराबर आपको कोसेक थीटा ये दिया है। कुछ नहीं करना है दोस्तों, ये साइन थीटा वैसे रहेगा, साइन थीटा वैसे रहेगा बराबर। देखो एक इसे कोसेक थीटा को 1 साइन थीटा हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये फार्मूला होता है दोस्तों, कोसेक थीटा का फार्मूला होता है 1 साइन थीटा, इस बात को ध्यान दीजिए। और साइन थीटा का फार्मूला होता है 1 कोसेक थीटा। तो इसमें आप अंतर समझ लीजिए, फार्मूला होता है। या वैसे भी हम कोसेक को नीचे लेकर आएंगे तो 1 साइन होता है, इस बात को ध्यान दीजिए। इसके बटा कुछ नहीं, एक आप लोग को बार बार रूल को बता रहे हैं कि जब कभी भी बीच में बराबर का साइन हो तो ये गुणा होता है। तो यहाँ पर साइन का साइन में होगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों? साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 में 1 का होगा वही रहेगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, साइन थीटा बराबर एक करड़ी में 1 होगा, क्योंकि स्क्वायर उधर जाएगा करड़ी बनेगा, और करड़ी में इसका कितना हो जाएगा? मान 1। और हमें पता है कि साइन थीटा बराबर इसका मान कितना आएगा? 1, क्योंकि 1 का वर्गमूल 1 आएगा। अब देखो साइन थीटा बराबर
ये साइन कितने अंश का मान होता है दोस्तों? तो ये साइन आपका कितने अंश का मान होता है? साइन 90 अंश का मान होता है। तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? साइन 90 अंश। देखो साइन से साइन कंपेयर करेंगे तो हट जाएगा, थीटा का मान कितना आएगा? थीटा का मान आपका आएगा 90 अंश। इस बात को ध्यान दीजिए। तो थीटा का मान पूछ रहा था, तो मतलब थीटा का मान कितना आएगा? थीटा का मान आएगा 90 डिग्री। जो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यदि ए माइनस ए कामा ए प्लस 5 कामा ए प्लस 11 और ए प्लस 17 का माध्य 10 हो तो ए का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट, हम आप लोग को बता दिए कि माध्य का फार्मूला क्या होता है। माध्य बराबर होता है सभी का योग, मतलब कुल पदों का योग, मतलब इन सबको जोड़ना है। तो इन सबको जोड़ना है तो ए माइनस 1 प्लस जोड़ना है, क्या हो जाएगा? ए प्लस 5 प्लस क्या हो जाएगा? ए प्लस 11 प्लस ए प्लस क्या हो जाएगा आपका 17। बस इतना ही है। अपान में क्या हो जाएगा दोस्तों? अपान में होगा कितना ये आंकड़े हैं, कितने आंकड़े हैं या फिर कितना संख्या है। तो ध्यान दीजिए ये संख्या कितना है अपान में वही होगा। तो आप ध्यान दीजिए अपान में जब वही होगा तो कितना है? 1 2 3 4। तो कितना है ये? 4। 8 से डिवाइड आपका हो गया। इस बात को ध्यान दीजिए। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए माध्य कितना दिया है? तो माध्य दिया है 10। माध्य दिया है 10, तो माध्य की जगह पे 10 हो जाएगा। 10 बराबर इनको अब जोड़ेंगे दोस्तों, तो a माइनस 1 प्लस ए प्लस 5 प्लस आपका हो जाएगा a प्लस 11 प्लस a प्लस 17। ये अभी हम ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं दोस्तों, टेंशन नहीं लेने का। अपान में कितना हो जाएगा? अपान में आपका हो जाएगा दोस्तों, अपान में हो जाएगा 1 2 3 4। 4 है तो वही 4 रखे रहो। आप ध्यान दीजिए इसके बटा कुछ नहीं, एक जब कभी भी बीच में बराबर का साइन हो तो क्या होता है? तिर्यक गुणा। तो एक में इतने का होगा वही रहेगा, और 10 चौक कितना हो जाएगा? 40। तो गुणा होगा तो ध्यान दीजिए एक में इतने का होगा तो वही रहेगा, मतलब ऊपर वाले का। तो a माइनस 1 प्लस ए प्लस 5 प्लस ए प्लस 11 प्लस ए प्लस 17 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? बराबर आपका देखो, बराबर 10 चौक कितना हो जाएगा? 10 चौक हो जाएगा आपका 40। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 1 ए 1 ए 1 ए 1 2 3 4 जुड़ के कितना हो जाएगा? 4 ए। तो ए आपका 4 ए प्लस ध्यान दीजिए माइनस 1 प्लस 5 माइनस 1 प्लस 5। तो देखो माइनस 1 प्लस 5, तो माइनस 1 प्लस 5 ये जुड़ के कितना आ जाएगा दोस्तों? 4। या तो आप सभी को जोड़ लो फिर एक को घटाओ, बात एक ही है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 5 और 5 11 5 कितना हो जाएगा? 16, और 16 और 17 कितना हो जाएगा? 33। और 33 में जब दोस्तों 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 32 बराबर आपका क्या हो जाएगा? 40। वैसे रहा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए ये 4 ए वैसे रहा दोस्तों, ये 4 ए वैसे रहा। अब बराबर क्या हो जाएगा आपका? बराबर ये 40 रहा। 32 प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो 4 ए बराबर दोस्तों इसमें जाएगा कितना बचेगा? 8। तो ए बराबर कितना हो जाएगा? ए बराबर 8। 4 गुणा में उधर जाएगा भाग में, तो ए का मान कितना आ जाएगा दोस्तों? ए का मान आपका आ जाएगा 2। तो इस बात को ध्यान दीजिए। तो ए का मान कितना आएगा डियर स्टूडेंट? ए का मान आपका आएगा 2, जो कि ये बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान दीजिए। तो कुछ नहीं करना डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आंकड़ा दिया है, समांतर माध्य का फार्मूला होता है सभी आंकड़ा का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो यहाँ पर ये आंकड़ा था तो इन सबको हम ऊपर जोड़ दिए, अपान 1 2 3 4 है, 4 से भाग दे दिए। माध्य दिया था 10 वैसे रहा, इसके बटा 1। 4 यहाँ गुणा होगा 1 वहां, तो इसमें गुणा होगा वही रहेगा, बराबर 10 चौक 40। देखो 5 4 4 को एक जगह जोड़ना है, 1 ए 4 बार है 4 हो जाएगा, 1 ए 2 3 4 4 ए। देखो 5 11 5 16 16 दूनी 32 1 33, और 33 में 1 घटेगा तो कितना बचेगा? 32। आप ध्यान दीजिए 32 प्लस में उधर जाएगा माइनस में, 32 प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो 40 में 32 जाएगा 8, 4 गुणा में उधर जाएगा भाग में, तो ए का मान कितना आ जाएगा? ए का मान आपका आ जाएगा 2। आपसे ए का मान ही पूछा था, तो ए का मान कितना हो जाएगा? ए का मान 2
होगा, इस बात को ध्यान दीजिए। लिखा गया है यदि का से बराबर करड़ी में 3/2 हो तो tan 2a का मान ज्ञात कीजिए। मतलब आपसे tan 2a का मान पूछा जा रहा है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर दिया है कास a बराबर करड़ी में 3/2, करड़ी में 3/2। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको कास a बराबर, ये कास कितने अंश का मान है दोस्तों, तो ये आपका कास 30 अंश का मान है। इस बात को ध्यान दीजिए, कास 30 अंश का मान है। तो यहाँ से a का मान कितना होगा, तो a का मान हो जाएगा 30 अंश। अब आगे दिया है कि tan 2a, तो tan 2a बराबर tan 2 गुणे a के जगह कितना हो जाएगा, a की जगह पे 30 अंश, तो कितना हो जाएगा, tan आपका हो जाएगा 30 दूना 60 अंश। और हमें पता है दोस्तों जो tan 60 अंश का मान होता है वह आपका होता है करड़ी में 3। तो यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर। इस बात को ध्यान दीजिए, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इसे लिखना है दोस्तों। तो का से बराबर लिख दिए, का से बराबर कास 30 अंश का मान है, तो यहाँ पर कास 30 अंश लिख दिए। जब यह कास 30 अंश का मान है तो इसके जगह पे लिख सकते हैं, तो लिख दिए। अब कंपेयर होगा तो a का मान क्या होगा, 30 अंश, तो a का मान 30 अंश हो गया। tan 2a बराबर tan 2 वैसे रहा, a के जगह कितना हो जाएगा 30 अंश, तो tan 30 दूना कितना हो जाएगा 60 अंश, तो tan 60 अंश का मान कितना होता है, करड़ी में 3। यही आपके प्रश्न का उत्तर रहा। यदि द्विघात समीकरण 3x² + 6x + k बराबर 0 के मूल समान है, 0 के मूल समान है, इस पॉइंट को आप ध्यान दीजिए। जब कहेगा कि मूल समान है तब, जब कहेगा मूल समान है, इस बात को ध्यान दीजिए। जब कहेगा मूल समान है तो आपको कुछ नहीं करना है, डी का मान क्या रख देना है, 0। डी का मान क्या रख देना है, 0। और हमें पता है डी का मान क्या होता है, डी का मान होता है b² - 4ac बराबर क्या हो जाएगा, 0। जब कभी भी कहे दोस्तों की मूल समान है तो आप लोग को d बराबर 0 लिख देना है। जहां पर d क्या है, d आपका है विवेचक, विविक्तिकर या फिर डिस्क्रिमिनेंट, इस बात को ध्यान दीजिए। तो जब ऐसा सवाल बने कि मूल समान है, के का मान ज्ञात कीजिए, मूल समान है, सी का मान ज्ञात कीजिए, तो इस पॉइंट को ध्यान दीजिए। जब कभी भी मूल समान कहे तो डी का मान क्या हो जाएगा, 0। और हमें पता है कि डी बराबर क्या होता है, डी बराबर होता है b² - 4ac। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको लिखना है 3x² + 6x + k बराबर 0। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, a का मान कितना होगा दोस्तों, a का मान 3 होगा, मतलब जो पहला रहता है वो a का मान होता है, b का मान 6 होगा, c का मान कितना होगा, k होगा। ध्यान दीजिए, आप समीकरण का व्यापक रूप पढ़े होंगे आप लोग, तो समीकरण का जो व्यापक रूप होता है ax² + bx + c इक्वल क्या होता है, 0। यहाँ पर जो x² का गुणांक रहता है a का मान होता है, जो x का गुणांक रहता है वो b का मान, जो अचर पद होता है वो आपका c का मान होता है। इस बात को ध्यान दीजिए। तो अब कह रहा है कि मूल समान है, तो जब मूल समान हो तब, जब मूल समान हो, जब मूल समान हो तब क्या करना है दोस्तों, तुरंत आप लोग को d का मान क्या रख देना है, d बराबर 0। और हमें पता है कि d का मान क्या होती है, b² - 4ac। अब देखो b का मान कितना है, तो b का मान दोस्तों है 6, तो 6 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, -4 गुणे a का मान कितना है, a का मान आपका है 3, गुणे c का मान कितना है, c का मान k। यही आपसे पूछा जा रहा है। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36, -4 3 कितना हो जाएगा, 12 k बराबर 0। डियर स्टूडेंट यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, आप लोग ये 36 वैसे रहा, देखो -12 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +12 k। देखो 12 k = 36 है, तो ध्यान दीजिए k का मान कितना होगा, 36/12। तो k का मान कितना आ जाएगा, 12 तिहाई कितना हो जाएगा, 36। तो कहने का मतलब k का मान कितना आएगा, k का मान 3 आ जाएगा। इस बात को ध्यान दीजिए, जब भी मूल बराबर हो, जब कभी भी मूल बराबर हो तत्काल आपको d बराबर 0 रखना है। इस बात को ध्यान दीजिए, जब मूल बराबर हो तब।
तो डियर स्टूडेंट, आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, इस बात को ध्यान दीजिए। इसमें कह रहा है यदि एक गोले का आयतन तथा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से समान है या फिर बराबर है तो त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो आर कह रहा है, आर का मतलब ही होता है दोस्तों त्रिज्या, रेडियस। तो इस बात को ध्यान दीजिए, कह रहा है कि यदि ये गोले का आयतन और तथा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हो या समान हो तो त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो फार्मूला का सब खेल है, इस बात को ध्यान दीजिए। तो गोले का आयतन क्या होती है, हम सभी को पता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो गोले का आयतन क्या होती है, 4/3 पाई आर क्यूब। और जो गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है दोस्तों, जो गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, गोले का वक्र पृष्ठ है, ये होता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। कह रहा है ये बराबर है, तो इन्हें आपस में हम बराबर कर दे रहे हैं। गोले के आयतन को पृष्ठीय क्षेत्रफल से बराबर कर दे रहे हैं। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, ये 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा है आपका r³/3 बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। इसको 1 से गुणा कर सकते हैं ना, इसके बटा कुछ नहीं 1। जब कभी भी यदि बीच में बराबर का साइन हो तो त्रिय गुणा होता है। तो ध्यान दीजिए, इसको हम लिख सकते हैं, आर को लिख सकते हैं, r³ को लिख सकते हैं r गुणे r बटा 3 बराबर, इसको लिख सकते हैं r गुणे 1/1। देखो r से r कैंसिल, r से r कैंसिल। तो अब देखो, 1 में r का गुणा होगा तो कितना होगा r, बाकी 1 में 3 का गुणा होगा तो कितना होगा 3। तो इस बात को ध्यान दीजिए, यही आपका क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। अगर आपको कहता समान है, हो सकता है यहाँ 3 सेमी होगा या फिर 3 यम होगा या फिर 3 किमी होगा, इस बात को ध्यान दीजिए, या फिर 3 डेसी होगा, डीएस होगा, कुछ भी हो सकता है। यह उस बात पर डिपेंड करेगा कि वहां पर क्या है, संख्यात्मक में क्या है, सेंटीमीटर में है, मीटर में है, क्या है। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी अगले लेक्चर में। और हाँ, यदि आप चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, आप लोग के लिए काफ़ी इतना मेहनत करना पड़ता है, इसे बार बार लिखना और मिटाना काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो ये आपका कर्तव्य बनता है कि इस वीडियो को काफ़ी लोगों के पास शेयर किया जाए।